Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 18, our goals, rights and duties. So everyone take out your SST book and open page number 105. चैप्टर नंबर 18 इज आर गोल राइट्स एंड ड्यूटीज़. गोल्स क्या होते हैं? हमारा एम या फिर जो भी हमारा हम किसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी हम एजेंडा बनाते हैं, दैट इज़ आर गोल. राइट्स क्या होते हैं? राइट्स होते हैं हमारा अधिकार, ठीक है. ड्यूटीज़ होती हैं जो भी हमें किसी भी चीज़ के प्रति, जो भी हमें अपनी ड्यूटीज़ निभानी होती है, उस काम को पूरा करना होता है, दैट इज़ नॉन एज आर ड्यूटीज़. ओके, सो आज हम अपनी कंट्री के कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ आवर कंट्री. इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया ने ब्रिटिशर्स से आज़ादी कब मिली? इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को. द इमीडिएट टास्क बिफोर आवर लीडर्स वॉज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. उसके जस्ट बाद हमारे जो लीडर्स थे उनका टास्क क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट काम उनको क्या करना था कि गवर्नमेंट बनानी थी. क्योंकि उससे पहले तो हमारे ब्रिटिश, जो हमारे ऊपर कौन रूल करता था? जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर रूल करते थे, उनकी गवर्नमेंट थी. लेकिन अब ब्रिटिशर्स को तो हमने भगा दिया था, वो तो यहाँ से चले गए थे. तो अभी एक नई गवर्नमेंट की, एक नई सरकार की ज़रूरत है जो कि हमारी कंट्री को अच्छे से लीड करे. फॉर दिस पर्पज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेट अप. और इस चीज़ के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया, जिसमें कि ये सब चीज़ें डिस्कस की गई. और उसके बाद वहाँ पे एक नई लीडरशिप बनाई गई, एक नए गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया. The members of the constituent assemblies were elected indirectly from amongst the elected members. जो constituent assembly के जो members थे वो क्या करते थे? उन्होंने क्या किया? जो भी members थे उनको elect किया उसके लिए, और वो उस country को अच्छे से lead करने लगे. The constitution was enforced on 26 January 1950. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको कब बना था? 26 जनवरी 1950 को. विद दिस इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इसी के साथ इंडिया एक सॉवरेन मीन्स एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी. इसको एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनी. To mark this occasion, we celebrate the 26th of January every year as the Republic Day. और इस ओकेज़न को मार्क करने के लिए, इस ओकेज़न को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने पढ़ा था. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है. इट लेज डाउन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें हमारी गवर्नमेंट की पावर्स बताई गई हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या बताया गया है? जो भी हमारी कंट्री के, जो भी इंडिया के जो पीपल्स हैं उन सभी के राइट्स और ड्यूटीज़ उसके अंदर बताई गई हैं. नाउ प्रीएम्बल. द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रीएम्बल to our constitution states that India is a sovereign, socialist, secular और democratic republic. इंडिया हमारी एक sovereign, socialist, secular, एक democratic republic country है. The word sovereign means that India is independent and not under any other country. sovereign का मतलब क्या है? जो इंडिया है हमारी वो एक independent country है और वो किसी भी अदर कंट्री के अंडर में नहीं है. द वर्ड सोशलिस्ट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एवरी इंडियन सिटीजन टू बी इक्वल. और सोशलिस्ट का मीन्स क्या है? कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है कि हर एक सिटीज़न इक्वल है. नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड बिटवीन पीपल. किसी भी दो लोगों के बीच में कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ विल बी गिवन टू ऑल इंडियन सिटीजन. सभी इंडियन सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं. The word secular means that no religion will be given more importance over another in India. और secular का मतलब क्या है? कि
किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है दूसरे धर्म के कंपैरिजन। इंडिया में सभी धर्म इक्वल हैं। एवरी पर्सन इज़ फ्री टू फॉलो हिज और हर ओन रिलीजन। हर एक पर्सन को, हर एक इंसान को अधिकार है कि वो अपना धर्म खुद से चुन सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया एक लोकतंत्र, एक गणतंत्र सरकार, लोकतंत्र सरकार है एक इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया के अंदर। एवरी पर्सन अबोव द एज ऑफ 18 हैज़ द राइट टू वोट। हर एक पर्सन जो भी 18 ईयर्स से अबोव एज का, 18 ईयर्स से ऊपर की एज का है, उसको वोट करने का, मीन्स अपना लीडर चुनने का अधिकार दिया गया है। द पीपल चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। जो पीपल होते हैं वो अपना लीडर खुद से चुनते हैं, खुद से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि आगे सरकार बनेगी, जिसकी सरकार आगे बनेगी और जिसके रूल्स फॉलो किए जाएंगे। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और एंड फॉर द पीपल। ये क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। मीन्स लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों ने ही बनाई है ये गवर्नमेंट। ओके, नाउ आवर फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेट डाउन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। दिस इनेबल अ सिटीजन टू लिव अ बेटर लाइफ। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर कोई अपनी लाइफ ईजीली और अच्छे से जी सके। If a citizen feels that he or she is being deprived of any of these fundamental rights, he or she can go to the courts. अगर किसी को भी ये लगता है कि वो उनको अपने फंडामेंटल राइट्स अच्छे से नहीं मिल रहे हैं या उनके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? इजीली कोर्ट में जा सकते हैं और अपने राइट्स की मांग कर सकते हैं। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट वन क्या है? राइट टू इक्वलिटी, मीन्स हर कोई इक्वल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, मीन्स कि हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर किसी को अपना प्रोफेशन चुनने का अधिकार है, हर कोई कहीं पर भी रह सकता है, अपना खुद का घर चुनने का अधिकार है एक्सेट्रा। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई किसी को तंग कर रहा है या किसी को एक्सप्लॉयट कर रहा है तो उसका भी अधिकार है कि कोई किसी को ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको अपना धर्म चुनने का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एक्सेट्रा, मीन्स हर कोई अपना कल्चर खुद से चुन सकता है, हर कोई अपना एजुकेशन राइट ले सकता है कि सबको पढ़ने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और हर कोई अपना पॉलिटिकल लीडर भी खुद से चुन सकता है, जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो उसमें अपना सहयोग दे सकता है। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी हाउएवर दीज राइट्स आर सस्पेंडेड। अगर इनकेस कोई नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो क्या हो सकती है? ये सब जो अधिकार है वो कुछ समय के लिए या कुछ टाइम तक के लिए वो रोक भी दिए जा सकते हैं। नाउ आर फंडामेंटल ड्यूटीज। Citizens of India not only enjoy rights but also have certain fundamental duties towards the country, the society and towards other individuals. अभी हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें लिखा गया है कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो सिर्फ अपना अधिकार ही एंजॉय ना करें, इनफैक्ट उनके पास उससे अलग कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और एक दूसरे लोगों के लिए कुछ उनकी ड्यूटीज़ भी होती हैं। सम ऑफ दीज ड्यूटीज़ आर टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कुछ ड्यूटीज़ क्या हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो रिटन डॉक्यूमेंट में जो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं उसको अच्छे से फॉलो करें। टू ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को अच्छे से उसका सम्मान करें। टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करें और अपनी जितनी भी नेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको प्रोटेक्ट करें। Directive principles of state policy. The Constitution has also let down certain guidelines or directions for the government to function better for the welfare of the people. और Constitution में कुछ ऐसी guidelines भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिससे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छे से लोगों की भलाई के लिए अच्छे से काम करे। These directive principles are only guidelines for the state. और ये जो guidelines है ये किसके लिए दी गई हैं? स्टेट के लिए। If they are violated, सिटीजन्स कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर रिड्रेसल। अगर
जो गवर्नमेंट है हमारी वो अच्छे से नहीं ये सब करती है, तो लोग अपना अधिकार मांग सकते हैं उनसे, और लेकिन कोई भी इसके खिलाफ नहीं जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, कुछ अलग से इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे कि टू प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मैन एंड वुमेन, कि हर किसी को चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, हर किसी को काम प्रोवाइड कराया जाए। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, और अच्छे से जो विलेजेस में पंचायत होती है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके। टू प्रोवाइड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, और अपने काम के अकॉर्डिंग उन लोगों को ठीक से सैलरी वगैरह, काम के अकॉर्डिंग सैलरी पे की जा सके। इलेक्शंस, इन आवर कंट्री वी इलेक्ट एंड चूज आवर लीडर्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। हमारी कंट्री में हम अपना लीडर खुद से चूज़ करते हैं बाय इलेक्शन, और उसके बाद सरकार बनाई जाती है जो कि हमारी कंट्री को चलाती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग आवर लीडर्स इज नॉन एज इलेक्शन, और ये जो प्रोसेस है हमारा लीडर चुनने का, उसको हम इलेक्शन कहते हैं। द पीपल हु इलेक्ट देयर लीडर्स आर नॉन एज वोटर्स, जो लोग अपना लीडर खुद से चुनते हैं उनको वोटर्स कहा जाता है। एंड दे डू सो बाय प्रोसेस नॉन एज वोटिंग, और ये सब वो वोटिंग का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू वो अपना लीडर चुनते हैं। ऑल इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स आर अलाउड टू वोट इन द इलेक्शंस, जो भी लोग 18 ईयर्स से अबोव एज के होते हैं उनको अपना लीडर चुनने का पूरा अधिकार है। Now election commission. What is election commission? The election commission is responsible for conducting elections in India. इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो सब इलेक्शंस कराना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट प्लान्स, फिक्सेस डेट्स एंड कंडक्ट्स द इलेक्शंस इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। इसमें अलग से सबको मीन्स ये सब कुछ पहले से ही प्लान होता है, फिक्स होता है, इसकी डेट भी फिक्स होती है, और जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ही फेयर मैनर में, बहुत ही अच्छे मैनर में और बिना भेदभाव के कराए जाते हैं। द वोटर्स आर प्रोवाइडेड विद एन आइडेंटिटी कार्ड और द वोटर्स ID कार्ड विच दे कैरी व्हेन दे गो टू द पोलिंग बूथ्स टू वोट। जो वोटर्स होते हैं, जो भी लोग वोट देने जाते हैं उनको वोटर्स कहा जाता है। तो जो भी वोटर्स होते हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड या फिर अपनी वोटर ID कार्ड के साथ जाना होता है जब भी वो वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जाते हैं। विदाउट वोटर ID कार्ड किसी को भी वोट देने की परमिशन नहीं मिलती। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। वोटिंग जो होती है वो एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, जिसमें कि एक हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ करते हैं, जहाँ पर लोग अपना वोट डाल सकते हैं जस्ट प्रेसिंग अ बटन। मीन्स वो एक बटन को प्रेस करके जिस भी नेता को वो चुनना चाहते हैं, जिसकी भी वो पार्टी को चुनना चाहते हैं, उस पर वो बटन को प्रेस कर देते हैं, सो उनका वोट ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। द पर्सन हु कंटेस्ट द इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ द लीडर फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉन एज द कैंडिडेट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। जो भी पर्सन इलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ता है, इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, वो अपनी एक पार्टी बनाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, और वो उस पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता है। सो उसको क्या बोला जाता है? कैंडिडेट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड एज द लीडर। जो भी कैंडिडेट जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसको अपना लीडर इलेक्ट किया जाता है। He or she with the rest of the members of the party forms the government. जो भी पॉलिटिकल लीडर बनता है, चाहे वो ही है या शी है, जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर बनता है उसकी पार्टी के जो बाकी के और मेंबर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट, उनके भी हाथ में गवर्नमेंट होती है, मीन्स वो भी सरकार का ही एक हिस्सा होते हैं। द डिफीटेड पार्टी फॉर्म्स द अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। और जो हारी हुई पार्टी होती है, डिफीटेड पार्टी जो होती है, वो उस जो लीडर जो भी हमारी कंट्री को लीड करती है गवर्नमेंट, वो उसकी अपोजिशन होती है, मीन्स उसके अपोजिट होती है। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ सिंबल। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई सिंबल होता है। जैसे अभी यहाँ पे आपको पिक्चर में 4 सिंबल्स दिए गए हैं। सबसे पहला लोटस का साइन है, वो किसका सिंबल है? BJP। अभी हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो
नरेंद्र मोदी जी, तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी। जिसमें हैंड का साइन है कौन सी है हमारी? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जिसमें ये हैमर साइन है ये कौन सी है? CPM। एंड साइकिल वाली SP। Now, importance of voting. The right to vote is an important right as it helps us to choose the right leader to govern the country. ये जो भी हमारा वोट देने का अधिकार होता है ये बहुत ही ज़रूरी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है जिसकी हेल्प से हम अपनी कंट्री का लीडर खुद से चूज़ कर सकते हैं अपने वोट देकर, जो कि हमारी कंट्री पर रूल करेगा, जो भी हमारी कंट्री को अच्छे से लीड करेगा। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया दिस राइट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली। इंडिया के सिटीज़न होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमारा ये राइट, हमें जो भी अधिकार मिला है इसको अच्छे से और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना चाहिए। इफ़ अ लीडर इलेक्टेड बाय अस फेल्स टू वर्क प्रॉपरली, अगर कोई लीडर हमारे लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फेल हो जाता है ऐसा करने में, सो वी हैव अ चॉइस ऑफ नॉट वोटिंग फॉर द सेम कैंडिडेट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। सो हमारे पास ये चॉइस होती है कि जब नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे सो हम उस कैंडिडेट को वोट ना करें। द लीडर्स आर दस आंसरेबल टू अस, और जो लीडर्स ऐसा नहीं काम अच्छे से नहीं करते हैं वो हमें उनको हमें आंसर देना पड़ता है अगर हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं तो। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश, सो वी हैव टू रीड द चैप्टर इन ब्रीफ नाउ। The Constitution was enforced on 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब स्टार्ट हुआ था? ये रिपब्लिक डे कब बनाते हैं हम? 26 जनवरी 1950 को। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ये किसके बेसिस पे है? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल द इंडियन सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फंक्शन बेटर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो स्टेट पॉलिसी का, उसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई होती है जिससे कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए अच्छे से वर्क कर सकें। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। इंडिया में सभी सिटीजन्स को 18 ईयर्स से ज़्यादा की एज वाले सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार होता है। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन किसके थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के थ्रू। इन इंडिया देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जस्ट लाइक BJP, INC, CPM, SP, आप। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड वोट केयरफुली। हमें एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए अपनी कंट्री का, और हमें जो भी हमारा वोटिंग राइट मिला है उसको भी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।